तो पूरी वीडियो देखने के बाद प्रोजेक्ट वाली कि कैसे बनाना है, जो जो चीज़ें समझ में ना आए कॉपी पे नोट कर लेना कि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, ये कैसे करना है। जवाब तो आप नहीं करना है, सवाल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये सवाल क्या है, ये कैसे करें। जो चीज़ समझ में नहीं आए ना कॉपी पे लिख कर ले आइएगा। वीडियो कहाँ पे? अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ पर लेक्चर्स की प्लेलिस्ट रखी हुई है ना व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसमें आपकी क्लास भी है और दूसरी क्लासेस भी हैं। उसके एंड पर लिखा होगा प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट। आपके पास इंटरनेट चल रहा है, अपना खोलो व्हाट्सएप चैनल, खोलो व्हाट्सएप चैनल, खोलो व्हाट्सएप चैनल के अंदर जहाँ लिखा हुआ है ना पीक सॉल्यूशंस लेक्चर्स प्लेलिस्ट लिंक्स, आ गई? ठीक है। इसी तरीके से एक मैंने वहाँ पर वो भी शेयर कर दिया आपसे, MCQ वाला ड्राइव, इसको क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। चलें, अब चलते हैं आगे। कैनोनिकल स्क्रीन नहीं लगाई अभी, है ना? चार्जर भी लगा ही लेते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि सर्टिफिकेट इसी माह मिल जाए, 10th को हम लोग अपनी क्लासेस को वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। मैक्सिमम 10th तक जाएंगे, हो सकता है कि डिपेंड्स कि आप कैसे पिक कर रहे हो, 10th से पहले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन 10th तक हम इसे ज़रूर करेंगे। और टेस्ट, हाँ, टेस्ट का एक पार्ट रिटर्न है और प्रोजेक्ट आप घर से बना के लाओगे सारा। ठीक है, जिस दिन टेस्ट देना होगा उस दिन आपकी लैब में टेस्ट होगा, MCQ टाइप टेस्ट होता है, मतलब उसमें क्वेश्चन बने होते हैं, बस टिक टिक कर रहे होते हो, यस नो पे क्लिक कर रहे हो। और मैंने कहा जिसे जो समझ में ना आए कॉपी पे जरूर क्वेश्चन लिख के लाए कि ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन के, इस सवाल का मतलब क्या है, आप क्या पूछ रहे हैं इसमें, इसका जवाब कैसे देना है आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें वीडियो सुनने के बाद आपको समझ में आएंगी। पूरी वीडियो सुन लीजिएगा जिसमें मैंने डिस्कस किया होगा कि आपने प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है। स्क्रीन आई है कि अभी भी नहीं आई है? रिमोट याद नहीं हो रहा वहाँ? जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कैनोनिकल। व्हाट इज कैनोनिकल? ये कैनोनिकल क्या होता है? कैनोनिकल का मतलब होता है प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उनसे बताते हैं कि इन दो चीज़ों में से प्रेफर्ड चीज़ कौन सी है। अब इसका काम क्या है समझ लेते हैं। ये हमने एक वेबसाइट खोली है, ठीक है। तो इस वेबसाइट का एक URL आ रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट
.dckitchen.org, ऐसा ही है ना? अच्छा, ये इसका यूआरएल है। एक यूआरएल इसका ये बन गया। मैंने इसे किया कॉपी यहाँ से आपको दिखाने के लिए, नोटपैड में ले गया। स्टूडेंट अब जरा खामोश होना है। जी आ गया जी यूआरएल ये वाला। सब देख लें कि क्या यूआरएल का बन रहा है। इस वेबसाइट को खोलने का एक यूआरएल ये बन रहा है। अब मैं वापस उधर ही आया और अब मैंने इसके होम बटन पे क्लिक किया। अगर हम पेज को देखें तो पेज में तो कोई तब्दीली नहीं आई, वही पेज खुला जो पहले खुला हुआ था। मगर जब हमने इसके यूआरएल पे क्लिक किया तो देखते हैं कि ये यूआरएल वही है कि बदल गया। बदला कि वही है? बदल गया है ना। अब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पेज है, एक ही वेबसाइट है, उसे खोलने के लिए हमारे पास दो एड्रेसेस हैं। एक क्या है, वेबसाइट का नाम, और एक क्या है, वेबसाइट का नाम और फाइल नेम। अब इसमें से एक यूआरएल जो है वो फिजिकल है और एक यूआरएल जो है वो वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं है। जो फिजिकल है वो कौन सा है? फिजिकल का मतलब फाइल की शक्ल में भाई खोलते हैं हम जिस चीज को, वो कौन सा है? नीचे वाला। ऊपर वाला कौन सा है? वर्चुअल एड्रेस है, मतलब उसे आप खोल नहीं सकते हैं, उस पर आप जा भी नहीं सकते हो, सिर्फ वो वेबसाइट है आपकी। अब ऑनलाइन तो दोनों मौजूद है, तभी खुले हैं ना। अगर ये ऑनलाइन दोनों मौजूद ना होते तो एक ही मौजूद होता तो एक ही खुलता। अब हम क्या कह रहे हैं गूगल को? हम गूगल को ये कह रहे हैं कि भाई मेरी वेबसाइट को रैंक कर दो। तो अब हम बेसिकली रैंक कब होते हैं? हम अपनी वेबसाइट का मुकाबला कर रहे होते हैं दूसरों की वेबसाइट के साथ। ऐसे ही है ना, हम दूसरों की वेबसाइट के साथ अपनी वेबसाइट को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं भाई हमारी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी वेबसाइट का एक यूआरएल है तो दूसरी लोगों की वेबसाइट्स के भी यूआरएल्स हैं। इसी वजह से पोजीशनिंग बन रही होती है कि भाई कौन सी वेबसाइट ऊपर आएगी और कौन सी वेबसाइट नीचे आएगी। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा हमारी वेबसाइट का एक यूआरएल नहीं है, बल्कि हमारी वेबसाइट के दो यूआरएल हैं। तो रैंक होने में हमें ही प्रॉब्लम होगा कि कभी वो हमारे एक पेज को रैंक करेगा तो कभी वो हमारे दूसरे पेज को। तो इस तरह तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हमारा कोई एक पेज कंसिस्टेंटली तो ऊपर आ ही नहीं सकता। इसलिए गूगल हमें ये कह रहा है कि भाई ये तो एक साइंस है जिसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को लाइव करते हो तो आपकी जो फाइल है वो डोमेन के साथ अटैच हो जाती है। तो आपको उसके फाइल का नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही डोमेन नेम से आपकी वेबसाइट खुल जाती है। यानी इंडेक्स फाइल लिखने की जरूरत नहीं, बट आपने दी तो उसे इंडेक्स फाइल, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो यूआरएल्स जनरेट हो गए। अब गूगल कहता है कि भाई आप ये बता दो कि आपके इन दो यूआरएल में से प्रेफर्ड यूआरएल कौन सा है, मतलब किसको मैं रैंक करूं और किसको मैं इग्नोर कर दूं। यानी अगर वो कोई बंदा लिखे index.html तो कौन सा पेज खुले, और अगर कोई बंदा लिखे dckitchen.org तो कौन सा पेज खुले। दोनों में से, दोनों सूरतों में हम क्या चाहते हैं? एक ही पेज खुले। अब हम ये कहने लगे हैं कि भाई इन दो यूआरएल में से हमारा एक यूआरएल जो है वो कौन सा है? इन दो यूआरएल में से हमारा एक यूआरएल जो है वो कौन सा है? प्रेफर्ड यूआरएल है। ये बताने के लिए हम कैनोनिकल का टैग इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो जिसको हमने कहा होगा कि ये प्रेफर्ड नहीं है, गूगल उसको क्राउल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको क्राउल करेगा? हमारे प्रेफर्ड पेज को क्राउल करेगा। समझ में आ गया? अब इसे हम कैसे बताते हैं ये भी देख लेते हैं जी। इसको बताने का तरीका पता लगी क्या आपको? होगा जी। क्या लिखा हुआ आ रहा है देखें, लिंक REL रिलेशन, ये आपको पता लग गया होगा। ये टैग आपने पहले भी पढ़ा है ना। फेविकॉन का टैग भी यही था। फर्क सिर्फ क्या आ रहा है कि इसका रिलेशन शॉर्टकट आइकन नहीं है, इसका रिलेशन क्या है? कैनोनिकल। यानी आपने यही टैग लगाना है। कैनोनिकल का टैग कहां पे लगेगा? बिल्कुल वही लगेगा जहां लिंक का पहला टैग लगा था। कहां पे लगा था? पहला लिंक का टैग कहां पे लगा था? हेड में। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे पता लग रहा है। पहले हमने जो लिंक लगाया था भाई शॉर्टकट आइकन के लिए, फेविकॉन लगाया था, वो कहां पे लगाया था? हेड के पोर्शन में लगाया था। ये भी हेड के पोर्शन में ही लगेगा। सो लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू, यहां पर आकर हम उस वेबसाइट को दे देंगे
जो हमारा प्रेफर्ड पेज होगा। अब सीधी सी बात है, आपने खुद ही मुझे बता दिया कि एक फिजिकल है एक वर्चुअल है, ऐसे ही है ना। तो जो चीज वर्चुअल होती है उस पर तो काम नहीं कर सकते, जाकर काम किस पे कर सकते हो, जो फिजिकल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हम कौन सी फाइल खोलेंगे, index.html वाली फाइल खोलेंगे, और उसे खोलने के बाद क्या करेंगे, उसे खोलने के बाद वहां पर अपनी डोमेन का यूआरएल दे देंगे। यानी कौन से वाला यूआरएल दे देंगे, पहले वाला कि दूसरे वाला? नहीं नहीं, दूसरी वाली फाइल हमने खोली हुई है, देखे ना, दूसरी फाइल खुल सकती है, पहली तो खुल ही नहीं सकती, पहली तो फाइल ही नहीं है ना, पहला तो सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस है। फाइल कौन सी वाली है, दूसरे वाली है, हम उसे खोलेंगे और उसे हम क्या बताएंगे कि हमारा प्रेफर्ड कौन से वाला है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, किस जगह पर इसे पेस्ट करेंगे, इस जगह पर href के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, गूगल को मैसेज चला जाएगा कि भाई आपकी वेबसाइट के 2 पेजेस हैं, लेकिन मुझे किसको क्रॉल करना है, इसको क्रॉल करना है जो आपने href के अंदर मुझे बताया हुआ है। इट इज़ द पर्पज ऑफ कैनोनिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग फॉर SEO रैंकिंग। यानी अगर ये मिसिंग होगा तो गूगल आपकी वेबसाइट के पेज को इंडेक्स ही नहीं करेगा, या करेगा तो सही तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि कभी वो एक को करेगा तो कभी वो दूसरे को करेगा। ठीक है, एक पेज के अंदर हम सिर्फ एक कैनोनिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये कंट्रोल क्या कर रहा है, डुप्लीकेशन। क्या ख्याल है, डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है ना। तो अब इसका एक और फैक्टर भी है, एक और एस्पेक्ट भी है, वो क्या है, पहली बात ये याद रखनी है कि एक पेज में एक कैनोनिकल हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। अब दूसरा इसका फैक्टर ये है कि आपका कोई कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भी पीक सेशन की वेबसाइट है, उन्होंने होम पेज के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, समझ लो कोई 2 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ, उसके बाद उनका कोर्सेज का एक टैब है और उसके अंदर एक और पेज पड़ा हुआ है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। कोई बंदा उसे क्लिक करता है तो वो जो 2 सेंटेंसेस वाला पैराग्राफ होम पेज पर था वो वहां पर भी है, तो फिर से डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ, डुप्लीकेट हो गया ना। यानी वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, होम पेज पे भी पड़ा हुआ है, और वो कहाँ पड़ा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पेज पे भी पड़ा हुआ है। अब गूगल कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा कि भाई मैं होम पेज वाले को रैंक करूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के पेज को रैंक करूं। तो इसका हल क्या होगा, फिर इसका हल क्या होगा, कैनोनिकल। यानी हम कैनोनिकल लगाकर बता देंगे कि इन दोनों में से कौन सा हम रैंक करना चाहते हैं। अगर तो मैं ये कहूंगा कि होम पेज को रैंक करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की HTML फाइल में जाकर ये मैसेज दूंगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को रैंक करो, तो फिर मैं होम पेज की फाइल में जाकर ये मैसेज दे दूंगा। क्या मैसेज दूंगा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू फाइल का URL। समझ में आ गया क्या होता है कैनोनिकल। और ये टेक्निकल SEO का फैक्टर होता है। कैनोनिकल टेक्निकल SEO का फैक्टर होता है। एक फाइल में एक कैनोनिकल लग सकता है, कहाँ पे लग सकता है, ये हेड के पार्ट में लगता है, बॉडी के पार्ट में नहीं लगता। चलें जी आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर एक और चीज अब आ गई हमारे पास, उसका नाम है जी साइट मैप। व्हाट इज साइट मैप, ये साइट मैप क्या होता है, ये गूगल मैप होता है ना, जिसे हम फॉलो करते हुए गूगल पर चले जाते हैं, किसी एड्रेस पर चले जाते हैं गूगल मैप से, ऐसे ही है ना। एक्चुअली वो क्या होता है, आपका पोस्टल एड्रेस होता है जिसको गूगल के ऊपर उन्होंने एड्रेस किया होता है। इसी तरह आपकी वेबसाइट जो है, एक उसका भी तो मैप है ना, एक उसका भी साइट मैप बना हुआ है। सारे उसका मैप क्या बनता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर मेन्यूज बने हुए हैं, होम, होम के बाद सर्विसेज, सर्विस के अंदर फिर फर्दर टैब्स आ रहे हैं सर्विस के अंदर, कि क्या भाई डिजिटल मार्केटिंग, PPC एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कितने सारे पेजेस बन गए हैं। फिर क्या होगा, एक FAQ का पेज आ गया, फिर क्या हुआ, एक अबाउट अस का पेज आ गया, फिर क्या हुआ, एक गैलरी का पेज आया, फिर क्या हुआ, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज आया। तो कितने सारे पेजेस हैं जो हमारी वेबसाइट पर है। अब हमारी वेबसाइट को गूगल ने रैंक करना है। सो गूगल ने जब हमारी वेबसाइट को रैंक करना है, तो जब तक उसे पूरे स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा आपकी वेबसाइट के, कैसे कर सकता है। जैसे आप लोग इधर आते हैं तो आपको पता होता है कि भाई रूम नंबर 5 है, अगर ये तो आपने क्लास रूम नंबर 5 में लेनी है। आपको पता है कि किस कॉलेज से एंटर, दरवाजे से एंटर होकर कॉलेज में आना है, फिर किस जगह से आपने स्टेयर्स को चढ़ना है और रास्ता क्या है यहाँ आने का। अगर कोई बिल्कुल स्टूडेंट आज फर्स्ट डे आए
और उसको बिल्कुल भी कुछ पता ना हो तो वो किसी से पूछ कर आएगा, ऐसे ही है। तो उसका इस क्लासरूम में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा एज कम्पेयर कि आप कितनी देर में इस क्लासरूम में पहुंचते हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी के पास किसी जगह जाने के लिए कोई मैप हो तो वो उस जगह पर आसानी से जा सकता है, उसका टाइम भी ज़ाया नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है और गूगल को दे देना है। अब वो मैप क्या शो कर रहा होगा, गूगल को ये बता रहा होगा कि हमारी वेबसाइट पर कौन कौन से पेजेस हैं और किस मेन पेज के अंदर कौन सा सब पेज पड़ा हुआ है और कहाँ पड़ा हुआ है और इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। इससे क्या होगा, गूगल को आसानी हो जाएगी कि नहीं होगी हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में। दिस इज कॉल्ड साइट मैप, इसको हम बोलते हैं साइट मैप। ये भी एसईओ का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ये बनेगा कैसे ये देखते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल मौजूद हैं। मैं इधर आया और यहाँ पर मैंने आके लिखा, गूगल पे आके लिखा जी ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर्स, लिख दिया। बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। मैं इस वेबसाइट पे आया, समझने के लिए मैंने कहा हाँ भाई मुझे ना इस वेबसाइट का तुम साइट मैप बना दो। मैंने इसे कॉपी किया, इसे खुल जाने दें। खुल जाओ भाई, क्यों नहीं खुल रहे हो। नेट चेंज कर ले, मेरा ख्याल है नेट स्लो हुआ ये वाला। नेट में अपना कर देता हूँ, खुल गया वैसे तो, लेकिन फिर भी नेट चेंज कर लेते हैं। जी अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वेबसाइट का यूआरएल दें। इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस तरह। ये हमने पूरी वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया और आगे क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है जी एंटर योर वेबसाइट यूआरएल टू जनरेट साइट मैप। यानी इसमें आपको खुद से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद हमने कोई कोडिंग नहीं करनी, बल्कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, हो रहा है जनरेट। इन प्रोसेस, नेट जरा स्लो चल रहा था तो आई थिंक सो। जी आगे क्या लिखा हुआ आ गया, आफ्टर जनरेशन क्या लिखा हुआ आया, व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए। मैं नेट भी वैसे चेंज कर लेता हूं। चलो जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड साइट मैप, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये हमारे पास एक फाइल आ गई जी। क्या नाम है फाइल का, साइट मैप। अब ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप बन गया। लेकिन ये साइट मैप बनाने के लिए ज़रूरी क्या था, आपकी वेबसाइट का लाइव होना। यानी अगर तक अभी तक आज की तारीख तक आपकी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर सेव हुई हुई है, लैपटॉप पे पड़ी है, फिर तो साइट मैप नहीं बन सकता। आपने देखा ना, मैंने वेबसाइट का यूआरएल दिया। साइट मैप आप कब बनाओगे, जब अपनी वेबसाइट को लाइव कर लोगे। साइट मैप वाली जो फाइल है उसका नाम क्या होगा, मुकम्मल नाम। जैसे आपकी होम पेज वाली फाइल का नाम, मुकम्मल नाम क्या था, index.html, ऐसे ही है ना। अब नीचे क्या देख रहे हो बेटा, मोबाइल देख रहे हो, थोड़ी देर मुझे देख लो यार, है 6-7 दिन और देखना बस, ठीक है, बस फिर कोर्स खत्म हो जाएगा। साइट मैप .xml, वैसे आमतौर पर जो हमारी HTML फाइल थी उनका नाम क्या था, .html, ऐसी है ना, उनकी एक्सटेंशन HTML थी। लेकिन जो साइट मैप है इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, XML, और इसका पूरा नाम फिक्स नाम है। क्या नाम है जी, साइट मैप .xml। ये फाइल हमारी बन गई, लेकिन अभी हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने सपोज कर रहे हैं कि अभी तक अपनी वेबसाइट को लाइव नहीं किया हुआ। तो जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं हम इसको तब एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। ओके, तो साइट मैप बन गया हमारा। इसको भी हम लेटर ऑन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसको लाइव कैसे करते हैं, वो भी बताऊंगा आपको, राइट। अब अगला टॉपिक क्या है जी हमारा, यानी अब हमें याद रखना है ये अगले लेक्चर्स में कि हमने साइट मैप बनाना सीख लिया।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक बनता है वो बनता है रोबोट्स। व्हाट इज रोबोट्स ये भी बताता हूँ। तो यहाँ पर फाइल आ रही होगी, कीवर्ड रिसर्च रोबोट्स की फाइल, ये इसकी स्लाइड है। ये रोबोट्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अब ये रोबोट्स की जो फाइल है, जैसे साइट मैप की एक फाइल थी, अब ये दोनों फाइलें जो आपने देखा दोनों ही HTML फाइलें नहीं है। अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ते आ रहे थे HTML की बात कर रहे थे ना, इस दफा हम ये कह रहे हैं दोनों फाइलें HTML नहीं है। इस फाइल का नाम क्या है? robots.txt। यानी ये वाली फाइल कौन सी है? पहली तो XML फाइल थी, ये TXT फाइल है, सिंपल प्लेन फाइल। यानी इसमें सिर्फ हमने कुछ टाइपिंग लिखनी है बस। ये है क्या चीज? रोबोट्स की फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें हम गूगल को ये बताते हैं कि भाई ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें हमने जो कुछ भी डाला हुआ है इसमें से ये वाला पार्ट है जो क्राउलेबल है, यानी इसको इंडेक्स करना है, और ये वाला पार्ट है जो क्राउलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको इंडेक्स नहीं करना। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि भाई क्रोलर को आसानी हो जाती है, जो चीज़ें इंडेक्सेबल नहीं होती वो उनको इग्नोर कर देता है, और जो चीज़ें इंडेक्सेबल होती हैं उनको इंडेक्स कर देता है। इसको बनाना क्यों ज़रूरी है? इसको बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर क्राउलर हमारी वेबसाइट को क्राउल नहीं करेगा तो मीन्स हम इंडेक्स भी नहीं होंगे। तो अगर हम इंडेक्स ही नहीं होंगे तो हम रैंक कैसे होंगे? और अगर हमारी फाइल का सारा डाटा ही वो क्राउल करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि वो जब क्राउल करके जाए तो पता लगे कि भाई जो असल क्राउल होने वाला डाटा था वो तो क्राउल नहीं किया, और जो इररेलेवेंट डाटा था वो क्राउल कर लिया। तो जब इररेलेवेंट डाटा क्राउल हुआ तो इंडेक्स तो नहीं हो रहे आप, फिर गड़बड़ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्राउलर को ये बता देते हैं कि भाई ये हिस्सा क्राउलेबल है और ये हिस्सा क्राउलेबल नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर को देने के लिए हम बनाते हैं रोबोट्स की फाइल, और रोबोट्स की फाइल का नाम क्या है? robots.txt। अब ये भी देखना होगा आपको कि जब हम SEO करनी शुरू करते हैं तो किसी की साइट मैप फाइल बनी है कि नहीं बनी, किसी की रोबोट्स फाइल बनी है कि नहीं बनी। भाई पहले तो ये चेक करेंगे ना। अगर साइट मैप नहीं बना होगा तभी बनाएंगे, अगर बना होगा फिर दोबारा से तो नहीं बनाएंगे। इसी तरह अगर रोबोट्स की फाइल पहले से बनी हुई है कि नहीं बनी हुई ये भी चेक करना है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। कैसे चेक होता है ये भी देखें। लेकिन मैं चेक करने लगा हूँ ये कि इनकी साइट मैप है कि नहीं है। क्या तरीका होता है? वेबसाइट का URL दिया और स्लैश लगाने के बाद आगे लिख दिया, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं मैं कह रहा। पहले हम क्या कह रहे थे? पहले हम लिख रहे थे, पहले हम क्या लिखने लगे हुए थे? पहले हम लिखने लगे हुए थे index.html, तो वो खुल जाती थी। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? sitemap.xml। बेसिकली क्यों लिख रहा हूँ? चेक करने के लिए कि क्या इसका साइट मैप है या नहीं है। एंटर करें जी। क्या समझ में आता है? नहीं है? नहीं है, ये सारा डाटा इसका आया। ये साइट मैप कैसा होगा? ये वैसा नहीं होगा जैसा मैं बोल रहा था। ये साइट मैप भी कैसा होगा? ये कोडिंग की शक्ल में ही होगा, लेकिन इसकी कोडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ये HTML वाली कोडिंग नहीं है, ये हमने नहीं की है। ये जो हमने साइट मैप की फाइल बनाई थी ये उसने डाटा जनरेट किया हुआ है। वैसे अगर हम इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? देखिए इंडेक्स की फाइल को दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है? गैलरी की फाइल को दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है? ब्लॉग की फाइल। तो क्या कर रहा है? बेसिकली आपकी वेबसाइट का मेन्यू स्ट्रक्चर बता रहा है ना, ताकि क्राउलर को पता लग जाए मुझे कहाँ कहाँ जाना है। इसका मतलब कि अगर ये वाला पेज नहीं आता इस तरह की इंफॉर्मेशन वाला, इसका मतलब होगा कि साइट मैप नहीं बना हुआ। इसी तरह दूसरी चीज मैं क्या चेक करने जा रहा हूं, इसकी रोबोट्स फाइल है कि नहीं है। जी, इसका क्या मतलब हुआ? है कि नहीं है? है। इसके अंदर 2-3 लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, इनको समझ लेते हैं। यही रोबोट्स फाइल बनाने का तरीका है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूजर डैश एजेंट। ठीक है, यूजर डैश एजेंट का क्या मतलब होता है? यूजर डैश एजेंट का मतलब है कि भाई कौन कौन से सर्च इंजन्स इसको क्रॉल करें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर डैश एजेंट किस से मुराद क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन से मुराद क्या है? गूगल। सर्च इंजन से मुराद क्या है? MSN। सर्च इंजन से मुराद क्या है? याहू। यही है ना? हॉटमेल, यही है ना? सर्च करते हैं हम यहाँ पर जाकर हम चीज़ों को।
सो इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैटिक, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सारे के सारे सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को क्रॉल करें। भाई हम चाहेंगे ना कि अगर कोई बंदा MSN पे सर्च करे जाकर तो वहां पर भी हम नजर आए, अगर कोई बंदा गूगल पे सर्च करे वहां पर भी हम नजर आए, अगर कोई बंदा याहू पे सर्च करे वहां पर भी हम नजर आए। तो ये वाली लाइन हमें रोबोट्स में ऐड करनी है। कौन सी लाइन? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैटिक एज इट इज। यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे याहू गूगल वगैरह, बल्कि कह रहे हैं सब सर्च इंजन। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा है? अलाउ कॉलन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब आप क्या अलाउ करना चाहते हो और क्या अलाउ नहीं करना चाहते। सो अलाउ कॉलन का क्या मतलब हुआ? सब कुछ अलाउ कर दिया, मैंने कुछ नहीं बताया। भाई अलाउ वाली चीजें तो बहुत सारी हो सकती है ना। सो मैंने कहा सब कुछ अलाउ कर दो। मैं यूं करता हूं, अलाउ में कुछ नहीं बताता, डिसअलाउ में वो चीजें बता देता हूं जो मैं डिसअलाउ करना चाहता हूं। तो क्या होगा? गूगल को मैसेज तो चला गया कि भाई ये चीजें क्रॉल नहीं करनी, इसके अलावा सब कुछ क्रॉल करना। तो फिर दूसरा अगला रूल क्या आ गया नीचे? क्या रूल आया? डिसअलाउ। यहां पर आकर आपने एक फोल्डर ऐड कर दिया, समझाने के लिए मैंने ऐड किया है CGI बिन। ये एक आपकी होस्टिंग में एक फोल्डर होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो होस्टिंग होती है उसका अपना सिस्टम फोल्डर होता है, यानी इसका आपकी वेबसाइट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर आपको लगे कि इसके अलावा भी कुछ फोल्डर्स हैं, स्पेस देकर आप उनके नाम भी बता सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास तो होस्टिंग की स्पेस मौजूद है, तो अपने डाटा को सेव करने के लिए कि भाई मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया तो मेरे लेक्चर्स गुम भी ना हो जाएंगे, इसे डिलीट हो जाएंगे, वायरस इन्फेक्टेड हो जाएंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लेक्चर्स को अपनी होस्टिंग में स्पेस सेव कर देता हूँ। वहाँ पर मैंने जाकर एक फ़ोल्डर बना लिया वीडियोस का। अब मैंने आपको पढ़ाए 30-40 लेक्चर्स, इतने सारे लेक्चर्स को मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। अब आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स क्राउलेबल है? नहीं है ना। ये तो मैंने एक तरह से अपनी बैकअप डिवाइस बना ली ना अपनी होस्टिंग को। तो अब मैं क्या कहूँगा कि भाई ये जो वीडियो का फोल्डर है इसको भी क्राउल नहीं करना, तो इसको भी मैं कहाँ पे ऐड कर दूंगा? डिसअलाउ में स्पेस देकर /वीडियो, इसके आगे क्या लिख दूंगा? /वीडियो। उसके बाद रूल, आखिरी रूल क्या? ये 3-4 रूल्स हैं बस। पहले क्या कहा? यूजर एजेंट, फिर क्या कहा? अलाउ, फिर क्या कहा? डिसअलाउ, और आखिर में क्या कहा? साइट मैप। यानी आखिर में आप ये भी बता रहे हो कि क्या आपकी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है, क्या आपकी वेबसाइट का साइट मैप नहीं बना हुआ। ठीक है, अभी हमने साइट मैप बनाया ना, इसीलिए हमने पहले साइट मैप बनाया, लेकिन उसको लाइव भी करना है हमने। जब हम लाइव कर चुके होंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइट मैप कॉलन, और जो आपकी वेबसाइट के साइट मैप का URL बनता है, भाई ऐसे ही बनता है। अभी मैंने आपको चेक करके बताया था कि वेबसाइट का URL /sitemap.xml, ये वाली लाइन भी ऐड कर दी हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये रोबोट्स की फाइल बन गई। अब इसको सेव कर लें, मगर इस फाइल का नाम क्या होगा जब सेव एज करोगे? robots.txt, नॉट HTML। इसको HTML नहीं बनाना, इसको हमने क्या बनाना है? TXT बनाना है। सो ये था तरीका कि हम किस तरीके से रोबोट्स की फाइल बनाएंगे। ये भी टेक्निकल SEO का फैक्टर है, ठीक है। और साइट मैप जो था वो भी टेक्निकल SEO का फैक्टर था। इसके बाद एक टेक्निकल चीज़ और है सर्च कंसोल, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन उसके अलावा अब हम कुछ और आगे देखते हैं। सर्च कंसोल जब देखेंगे तो इसको हम देखेंगे कि सबमिट कैसे करते हैं और होस्टिंग में कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 404 हमने देख लिया था। रीडायरेक्ट्स ये क्या होते हैं जी? नाम से पता लग रहा है कि हम किसी एक URL को किसी दूसरे URL पर भेज देते हैं, इसको रीडायरेक्ट करना कहते हैं। मतलब इट इंडिकेट्स, जरा ऊपर से इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लो। A redirect is a way to send both users and search engines to a different URL from one they have originally requested। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि भाई हम क्या करते हैं कि एक URL को कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है, लिख के जब एंटर करेगा, यानी वो लिखेगा abc.com, तो खुल कौन सी वेबसाइट जाएगी? xyz.com। इट इज़ कॉल्ड URL। यानी कि URL में क्या है कि हम एक वेबसाइट के URL को खोलेंगे तो हम दूसरे वेबसाइट के URL पर पहुंच जाएंगे। अब रीडायरेक्ट कितनी किस्म के हैं? हमारे पास 2 तरह के रीडायरेक्ट हैं।
जिनके कोड हैं, पहले रीडायरेक्ट का कोड है 301, दूसरे रीडायरेक्ट का कोड है 302, और नीचे है, इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। 301 रीडायरेक्ट कैसा है? 301 रीडायरेक्ट कहलाता है परमानेंट रीडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? 302 रीडायरेक्ट कैसा होगा? टेम्परेरी रीडायरेक्ट। पहले हम 301 को देखते हैं। 301 रीडायरेक्ट कैसा है? परमानेंट रीडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? URL हैज बीन मूव्ड परमानेंटली वन URL टू अनदर। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो नॉन सिक्योर होती हैं। ऐसी वेबसाइट जो HTTPS पर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिक्योर वेबसाइट्स। और ऐसी वेबसाइट्स जो सिर्फ HTTP पर होती हैं वो नॉन सिक्योर होती हैं। इसके लिए गूगल हमें ये कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट को सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। ये भी रैंकिंग फैक्टर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें एक सर्विस लेनी पड़ती है होस्टिंग कंपनी से, जिसको हम बोलते हैं SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं पहले। देखिए, वेबसाइट तो आपकी ओवर द इंटरनेट ट्रैवल करने लगी हुई है, ऐसे ही है ना? अब जब हमारा डाटा इंटरनेट पे ट्रैवल करने लगा हुआ है, तो क्या वो उस वक्त सिक्योर है कि नॉन सिक्योर है? मिसाल के तौर पर आप TCS का ऑर्डर करते हो, और माउस आपने ऑर्डर किया, और आपका माउस आया और ऐसे आया जैसे मेरे हाथ में माउस है, ठीक है? उसने आपके घर की बेल की, जेब में से माउस निकाला, और भाई नीचे से लाइट भी जल रही है। आपने एक नए माउस का ऑर्डर किया था, आप लेंगे? नहीं लेंगे ना, आप कहेंगे तो घर से ले आया आपका चलता हुआ माउस मेरे पास, ब्रांड न्यू तो नहीं आया। लेकिन अब अगर दूसरी सूरत में वही वाला माउस बेल करे बंदा, और एक डब्बा हो और वो सील बंद हो, और आपसे कहे जनाब आपका TCS आया है इस कंपनी से, आपने माउस ऑर्डर किया था, इतने पैसे हैं दे दें, आपको लगेगा कि बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ें मेरे पास आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो ट्रैवल कर रही थी तो सिक्योर मोड में थी, और एक जो ट्रैवल कर रही थी वो ओपन मोड में थी। इसी तरह जो आपका डाटा इंटरनेट पे ट्रैवल करता है वो सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से ओपन डाटा होगा तो कोई भी बंदा उस डाटा को हैक कर सकता है, ठीक है, चोरी कर सकता है। सो गूगल कहता है कि भाई इंटरनेट पे अपने डाटा को सिक्योर करने का तरीका क्या है? SSL खरीद लो। SSL एक होस्टिंग सर्विस है, जिसमें क्या होता है कि आपका डाटा जब इंटरनेट पे ट्रैवल करना शुरू करता है, कैसे शुरू करता है? भाई आपने एक वेबसाइट लिखी abc.com, तो एक सर्वर के ऊपर वो स्टोर थी, और उधर से उसने आना है आपकी लैपटॉप के ऊपर, या आपके कंप्यूटर के ऊपर, या आपके मोबाइल के ऊपर। और जब वो आपके मोबाइल पर आएगी तो आपको खुलकर नज़र आ जाएगा डाटा सारा, ऐसे ही है ना? लेकिन ये जो बीच वाला सफ़र तय कर रही है वो, भाई वो सर्वर जो था ना, हम सपोज कर लेते हैं वो सिंगापुर में पड़ा हुआ है। अब सिंगापुर से वो फाइबर ऑप्टिक डाटा, फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करता जा रहा है। अब क्या आपका डाटा लॉक है, सील है कि ओपन है? अगर डाटा तो आपका ओपन है तो वो वहाँ से वो हैक हो सकता है, कोई भी बंदा उसे हैक कर सकता है। लेकिन अगर वो सील हुआ होगा तो उसे कोई भी बंदा हैक नहीं कर सकता। तो जब आपने SSL लगाई होगी तो जब डाटा सर्वर से निकलेगा तो सील होगा, और जब वो आप तक पहुंचेगा तो पहुंचते ही अनसील हो जाएगा। तो बीच में वो क्लोज था, किसी ने उसको नहीं देखा। लेकिन अगर वो HTTP पर होगा तो डाटा सील नहीं होगा, ट्रैवल करते ही अनसील होगा, तो कोई भी हैकर रास्ते में कोई भी सॉफ्टवेयर लगाएगा और आपके डाटा को हैक कर सकता है, और सारा आपका डाटा लीक हो सकता है। इसलिए गूगल कहता है कि और हैकिंग और वायरस मिलाना नहीं है इन्हें आपस में। वायरस इज समथिंग एल्स, वायरस इज इन्फेक्शन। मैं क्या, वायरस इज इन्फेक्शन, और हैकिंग का मतलब क्या है कि आपकी सिक्योरिटी वॉल कमज़ोर है, कोई भी बंदा आपकी वॉल्स को तोड़ता है और आपके घर के अंदर आ जाता है, ये है हैकिंग। हैकिंग वायरस नहीं है, वायरस इन्फेक्शन है, जो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, या आपकी वेबसाइट में आ सकता है, वो अलहदा चीज़ है। उसके लिए हमें एंटीवायरस चाहिए। लेकिन ये जो SSL है ये आपको किससे बचा रही है? ये वायरस से नहीं बचा रही, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी दे रही है कि कोई भी बंदा आपका डाटा नहीं देख सकता। अब जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो वो सबसे पहले HTTP होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की कि हमारी वेबसाइट के दो URL हो गए, एक HTTP, और अगर आपने SSL खरीद ली तो फिर क्या हो गया? HTTPS। अब गूगल को तो बताना पड़ेगा कि भाई आपकी वेबसाइट HTTP है कि HTTPS है। तो ये बताने के लिए हम 301 का रीडायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और इससे हम बताएंगे कि हमारी वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं HTTP से
HTTPS पर। कैसे करते हैं? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास अपनी होस्टिंग का एक्सेस हो तो आप cPanel में जाकर ये काम करते हैं। ये काम अभी हम करके देखते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बंदे की वेबसाइट थी कोई 4 साल पुरानी और वो चल रही थी HTTP पर, और उसको हुआ कि भाई मैं इसको HTTPS पे कन्वर्ट कर लूँ सिक्योर करने के लिए। तो उसने SEO भी की हुई थी, तो एड्रेस तो चेंज हो गए, तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसकी SEO तो नहीं डिस्टर्ब होगी? ऐसा तो नहीं है कि उसे नए सिरे से अब SEO करनी पड़ेगी। भाई पहले एड्रेस मुख्तलिफ था, अब एड्रेस मुख्तलिफ हो गया। तो जब आप 301 लगाते हैं तो इसे लगाने से आपकी SEO हर्ट नहीं होती, बल्कि SEO का स्कोर तकरीबन 99.99% साथ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि 100% शिफ्ट हो जाता है, साथ ही शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरे वाला लगाओगे 302 जो कि टेम्परेरी है, उसमें आपकी SEO हर्ट होती है और उसमें SEO का स्कोर साथ में मूव नहीं करता। टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ कि वक्ती तौर पर हम कोई लगाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? इसकी ज़रूरत आपको सिर्फ उस वक्त पड़ेगी जब आप परमानेंट ये काम नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पर जैसे हम इस क्लासरूम में क्लास ले रहे हैं और हमें कहा जाए कि जनाब अगली क्लास आपकी इस रूम में नहीं होगी, लैब में होगी, क्योंकि इस क्लास में पेंट होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक पेंट हो रहा है वहाँ पे क्लास नहीं हो सकती, लेकिन जब पेंट ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ पे क्लास होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें उन्होंने टेम्पररी शिफ्ट किया कि परमानेंट शिफ्ट किया? टेम्पररी। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी रीडायरेक्ट। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई मेंटेनेंस कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि लोग अभी हमारी इस वेबसाइट पे ना आए बल्कि किसी और पर चले जाएं, तो फिर हम टेम्पररी लगा लेते हैं। लेकिन टेम्पररी का तो मतलब ही टेम्पररी है, यानी कि कुछ देर के लिए। तो इसको हमें ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे SEO इफेक्ट होती है। अब ज़रा ये काम करके देख लेते हैं कि इसने लगना कैसे है। इसके लिए मुझे खोलना है होस्टिंग अकाउंट, खुल जाने दें। जी, इधर आए हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये मेरे पास होस्टिंग अकाउंट है। ये सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं आप भी जब आपके पास होस्टिंग अकाउंट हो। अगर आपके पास होस्टिंग अकाउंट नहीं होगा तो आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इधर आ जाते हैं, ये यहाँ से मैं होस्टिंग पे जा रहा हूँ। आपकी होस्टिंग जो होती है वो किस में होती है? ये मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ? इस कंपनी से मैंने होस्टिंग खरीदी हुई है। सो इन्होंने मुझे ये लॉगिन पैनल दिया था जिसमें मुझे एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया। तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड किया, तो मैं डायल किया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपके पास होस्टिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके बाद आप यहाँ खुद ही आ जाओगे। अगर आप अपने cPanel में जाना हो तो हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। आगे फिर इसके बाद एक्टिव पे क्लिक करते हैं। ये आपको पता लग रहा है कि हम cPanel में कैसे जाते हैं। जब आपके पास अपना होस्टिंग अकाउंट आएगा तो आप इसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। चलिए इसे खुलने दें। ये देखिए आ गया cPanel, यहाँ पर आ रहा है। अब अपने ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? लॉग इन टू cPanel। क्योंकि मैंने अपना होस्टिंग अकाउंट लॉगिन किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये इस वक्त किस जगह पे हम आए हैं? ये वो जगह है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं, अपलोड करते हैं। अभी तक आपके पास वेबसाइट कहाँ पर है? आपके कंप्यूटर पे है। अब हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट को लाइव कर दें कि लोग भी इसे देख सकें। तो उसके लिए मुझे होस्टिंग की ज़रूरत होगी। जब मैं होस्टिंग परचेज करूँगा तो मुझे cPanel का एक्सेस मिलेगा जहाँ पर मैं वेबसाइट को अपलोड करूँगा। अगली क्लास में हम इसको अपलोड करना सीखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ रीडायरेक्ट को देखने आए हैं। नीचे आ जाओ और नीचे आओ। जी, कहाँ पर है रीडायरेक्ट? ये इस पे क्लिक कीजिए। जी, ये जगह आ गई वही वाली। अब आपको टेम्परेरी रीडायरेक्ट लगाना है कि आपको परमानेंट रीडायरेक्ट लगाना है? तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? परमानेंट। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये पढ़ के आए ना दोनों। तो अगर हमने परमानेंट लगाना होगा तो कौन सा नंबर यूज होगा? 301। सो हमने कहा भाई 301 लगाना है। फिर वो क्या पूछ रहा है आगे? कहते हैं हाँ भाई
क्या है आपकी वेबसाइट जिसको आप लगाना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ भाई ये मेरी वेबसाइट है, और नीचे आकर मैं क्या कर दूंगा, ये लिखा हुआ है ना रीडायरेक्ट टू, यहाँ आकर मैं लिख दूंगा HTTPS के साथ, ये लाइक दिस हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, रीडायरेक्ट विद और विदाउट www, और ये क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है, रीडायरेक्ट विद और विदाउट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोई बंदा www के साथ लिखे तो भी रीडायरेक्ट हो जाए, कोई बंदा www के बगैर लिखे तो भी रीडायरेक्ट हो जाए, और कोई बंदा सिर्फ वेबसाइट का नाम ही लिख दे इफ्जाल अकेडमिया तो भी रीडायरेक्ट हो जाए। ये लगाने से क्या होगा, हमारी वेबसाइट का सर्वर स्कोर इंक्रीज होगा, क्योंकि गूगल का स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमारे सर्वर का स्कोर 90 भी हो सकता है और 100 भी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका SEO स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। और लगाने का तरीका क्या होगा, सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करेंगे, तो जैसे हम ऐड प्रेस करेंगे तो नीचे ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया। इसको ज़रा मैं डिलीट कर दूँ, ये गलत लगा हुआ है। देखिए मैंने पिछली क्लास में समझाने के लिए लगाया था, इसे डिलीट करें। ये लिस्ट में से ख़त्म हो जाएगा, यानी अगर आपने लगाया हो और बाद में आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो यहाँ पर डिलीट से हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, रिमूव। और यहाँ से वापस आ जाते हैं। और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, इस जगह पर ये ऐड हो जाएगा जहाँ पर अब ये ख़त्म हो चुका है। अगर मैंने 301 लगाना होगा तो 301 चूज़ कर लूँगा, और अगर मैंने 302 लगाना होगा तो 302 चूज़ कर लेंगे। चलो जी आगे आ जाते हैं। अब ज़रा एक टॉपिक और करते हैं। गूगल सर्च कंसोल, वेबसाइट कैसे अपलोड होते हैं, ये वाली क्लास हम अगली क्लास में लेंगे। और साथ में हम एक ये लेक्चर साथ कर लेते हैं, स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या चीज़ है? स्कीमा इज अ टाइप ऑफ माइक्रो डाटा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वेबसाइट के केस में माइक्रो डाटा से क्या मुराद है और मैक्रो डाटा से क्या मुराद है। हम एसईओ कर रहे हैं, सो एसईओ करते हुए हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। हमने वेबसाइट का टाइटल भी लिखा, हमने वेबसाइट की अभी मेटा डिस्क्रिप्शन की लास्ट लेक्चर में की ना, उसके बाद वेबसाइट का कंटेंट भी लिखा जो लोग पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है ना, तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी वेबसाइट में माइक्रो डाटा कौन सा है और किसी वेबसाइट में मैक्रो डाटा कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि टाइटल जो है वो माइक्रो डाटा, मेटा डिस्क्रिप्शन माइक्रो डाटा है, लेकिन जो वेबसाइट आपकी विजिटर्स पढ़ने लगे हुए हैं वो कौन सा डाटा है, मैक्रो डाटा है, वो बड़ा डाटा है, ज़्यादा डाटा है। सो स्कीमा इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो डाटा। अब देखें, हम अपनी वेबसाइट में लोगों को माइक्रो डाटा तो नहीं दिखाएंगे, कि दिखाएंगे ज़्यादा दिखाएंगे ना डाटा, तभी किसी को हमारी वेबसाइट समझ में आएगी। मैक्रो डाटा दिखाएंगे, मगर ये माइक्रो डाटा किसको दिखाना है, हमने क्राउलर को, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्कीमा है, इट इज़ वेरी पावरफुल टूल एंड इट इज़ नॉट गूगल, ये भी ध्यान में रखें। और गूगल इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी करता है, यानी ये हम गूगल से बाहर निकल के कुछ काम कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट है schema.org, वो ये स्कीमा क्रिएट करती है। व्हाट इज स्कीमा, है क्या चीज़? हम अपनी वेबसाइट की एक समरी बना देते हैं और समरी बनाकर हम क्राउलर को दे देते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि जब कोई भी बंदा कोई भी क्यूरी लेकर आएगा जो कि क्यूरी हमारी वेबसाइट फुलफिल करती हो, तो जब हमने अपनी सारी वेबसाइट की समरी क्राउलर को दी होगी तो क्राउलर क्या करेगा, हमारी वेबसाइट को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखा देगा ना, क्योंकि उसको हमारी वेबसाइट के मुतालिक सब। इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ कि जैसे किसी कॉलेज का इंफॉर्मेशन ऑफिस है और कोई स्टूडेंट आता है डिजिटल मार्केटिंग की क्यूरी लेकर। अब उस बंदे के पास डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कोई 20 क्वेश्चन है, तो पहले 3 क्वेश्चन पूछता है जब, तो उसका आंसर तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर दे देता है, लेकिन बाकी के जो 17 क्वेश्चन हैं उसका आंसर इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास नहीं है। फिर क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग के टीचर को बुलाएंगे, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना,
वो कहेगा जनाब ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, ये कोर्स के अंदर ये क्या सीखेंगे, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सका। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो विजिटर हो वो उठकर चला जाए कि भाई इसके पास तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी सीन में बात करें कि मैंने या डिजिटल मार्केटिंग के टीचर ने उनको सारे सवालात भी बताए हों और उनके जवाबात भी बताए हों, तो अब जब कोई बंदा अगर कोई क्यूरी करेगा, वो चाहे 10 सवाल पूछे, 20 पूछे, 25 पूछे, हर सवाल का जवाब होगा उसके पास, तो ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर जाएगा। इसी तरह जब कोई बंदा क्राउलर पर आकर कोई क्यूरी लिखेगा गूगल पर आकर, तो क्राउलर को हमारी वेबसाइट के मतलब सब कुछ पता है भाई, वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट की टाइप क्या है, बिजनेस कौन सा है, ऑफिस कहाँ पर है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, आपकी सोशल प्रोफाइल्स कौन कौन सी है, कितना डाटा बता दिया मैंने आपको। जब इतना सारा डाटा गूगल को पता होगा तो क्या होगा, कोई बंदा क्यूरी करेगा तो गूगल के पास सवाल का जवाब होगा। लेकिन क्योंकि मैंने उसका स्कीमा बनाया होगा तो मेरे ज़्यादा बातों का पता होगा एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में। गूगल ये कहता है कि अमंग फर्स्ट 5 रैंक वेबसाइट्स, जब हम उसको कंपेयर करें तो ये सब ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें स्कीमा ज़रूर लगा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट को रैंक करने का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर भी है स्कीमा बनाना। स्कीमा कैसे बनेगा भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कार है, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और हम स्कीमा क्रिएट कर लेंगे। व्हाट इज स्कीमा, ये हमें पता लग गया। यानी वेबसाइट को रैंक करने का एक बहुत की फैक्टर है। नंबर वन एसईओ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लगा हुआ है। ठीक है, अब फिर वही वाली बात जैसे हमने साइट मैप में बात की थी कि भाई क्या साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, तो मैंने चेक करना है कि क्या स्कीमा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। कैसे चेक होगा, इसको चेक करने का तरीका समझ लें, ये स्लाइड में मौजूद है, नीचे आ जाओ। स्कीमा वैलिडेटर, इसका क्या मतलब हुआ, ये वैलिडेट करेगा, ये क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि स्कीमा मौजूद है या स्कीमा मौजूद नहीं है। इस पे क्लिक किया जी, आगे जरा स्क्रीन देख देख के बताते जाएं। ये क्या पूछ रहा है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्या कह रहा है, कहता है मुझे उस वेबसाइट का यूआरएल दो जिसका आप ये चेक करना चाहते हो, और ये टेस्टिंग आप घर बैठ के जितनी मर्जी वेबसाइट्स की करें, इसके लिए आपके पास किसी वेबसाइट की ऑनरशिप होनी जरूरी नहीं है। लिख दिया जी हमने, ये बेशक इंडेक्स हटा दें यहाँ से, तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ था ना इसलिए आ रहा है। मैंने कहा भाई चेक करो उसका स्कीमा है कि नहीं है। पता कैसे लगेगा, अभी पता लग जाता है। लोकल बिजनेस आगे ना इतना बड़ा लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ, स्कीमा है। मैं इसका मतलब यही हुआ ना कि इसका स्कीमा मौजूद है। जरा देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी ऐसा होगा जिसका ना बनाओ, इसको हटा दें। ये ले लेते हैं वेबसाइट, देखते हैं अभी इसका स्कीमा है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका स्कीमा मौजूद नहीं है। तो टेस्ट हो गया कि पता कैसे लगेगा अगर स्कीमा है या स्कीमा नहीं है। डन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बनेगा कैसे। देखिए अगला क्वेश्चन तो यही है ना कि बनेगा कैसे। ठीक हो गया, बनाने के लिए वापस स्लाइड में आ जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। ये भी लिंक इस स्लाइड में मौजूद है। ये वेबसाइट का नाम है रैंक रेंजर, इस पे जाइए। और भी साइट्स हो सकती हैं लेकिन हम इस पे जा रहे हैं। अब ये स्कीमा बनने जा रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। इसका मतलब क्या हुआ, भाई आप मुझे ये सबसे पहले बताओ कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की है। आर्टिकल्स टाइप की वेबसाइट है, देखिए कितनी सारी टाइप्स आ रही हैं, कोविड, इवेंट, एफएक्यू, हाउ टू, ये वेबसाइट्स की टाइप है ना, मतलब मुख्तलिफ बिजनेसेस की वेबसाइट मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। तो आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब लोकल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, ये पीक सोल्यूशन को करती है ना रेफर।
लोकल बिजनेस है ना पीक सोल्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसी तरह मैं कहूँ स्टार्स अकेडमी लोकल बिजनेस तो है। अगर मैं कहूँ दस्तगीर इंजीनियरिंग के भाई वो कोई किचन इक्विपमेंट सेल करते हैं तो लोकल बिजनेस तो है, तो इसका मतलब ये इसमें आ जाएगी। अगर किसी की ब्लॉग की वेबसाइट है तो वो आर्टिकल में आ जाएगी, जिसमें वो इन्फॉर्मेशनल कोई वेबसाइट उसने बनाई हुई है। एनीवेज, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लोकल बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसके अंदर लोकल बिजनेस में ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें थोड़ी सी ऑप्शन ज़्यादा आ रही है। क्या क्या? लोगो भी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं और सोशल प्रोफाइल भी आ रही हैं। तो हम कहते हैं भाई इसको हम चूज़ कर लेते हैं। चलो अब बनाना शुरू हो गया हम स्कीमा। अब आपने देखना है कि इसके राइट साइड पर एक कोड जनरेट होना शुरू हो गया। हो गया? वो देखें राइट साइड पर कोड की विंडो आ गई है। लेफ्ट साइड से मैं स्कीमा क्रिएट करता जाऊंगा, राइट पे इसका कोड बनता जाएगा और इस कोड को आखिर में मैं जाकर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा हेड में, तो स्कीमा लग गया। देखते जाइएगा ये बढ़ता जाएगा खुद ब खुद। मैं इधर आया। अच्छा, सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन है भैया आपकी। लिस्ट में कितना कुछ आ रहा है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। देखें डिटेल्स आ रही है ना, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या पूछा है उसने? मोर स्पेसिफिकेशन क्या है? कॉलेज है, क्या चीज है? हमने कहा भी कॉलेज है। समझ में आया? यहां पर आए, यहां पर आकर हमने नाम दे दिया भाई, चले मैं कह देता हूं पीक सॉल्यूशंस। अल्टरनेट क्या आ गया? पीक। अल्टरनेटिव नेम जैसे होता है, निक नेम होता है ना आपका, हमने कहा भाई ये भी बता दो इसको को अल्टरनेट क्या है इसका। उसके बाद उसने क्या पूछा? इसकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? पीक सॉल्यूशन लिख के एंटर करें तो इनका यूआरएल आ जाएगा, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। चलो ये यूआरएल पकड़ा, यहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। कहां पे? यहां पे राइट साइड पे देख रहे हैं आप? कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हो रहा है राइट पे? कोड जनरेट होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद कोड जनरेट हो रहा है इसका। ओके, फिर आगे आ जाए। कहता है भाई लोगो यूआरएल। आपको याद होगा इमेजेस के अंदर हमने कंपनी का लोगो रखा होता था, तो हमने कहा हाँ भाई ये जो वेबसाइट है ना इसके अंदर इमेजेस का एक फोल्डर है जिसमें लोगो पड़ा हुआ है। फिर क्या पूछ रहा है आपसे? सोशल प्रोफाइल्स, मतलब फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक, वे जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स हैं एक एक करके हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साल के तौर पर अगर ये फेसबुक खुला हुआ तो मैं यहाँ से आपको एक प्रोफाइल ऐड करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे तो हमें पीक सॉल्यूशन का चाहिए ना पेज, तो हमने खोला था पीक सॉल्यूशन शायद, है ना? देखते हैं उनके पेज का यहाँ पर कोई दिया हुआ, इन्होंने फेसबुक किया। क्लिक करें, ये उनका पेज का यूआरएल आ गया भाई, ये भी मैंने दे दिया। क्या करेंगे? ऐड प्रोफाइल। इस तरीके से देखें, इस तरह आपकी जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स हैं, जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, आप सारे ऐड कर दें। अब क्या हो रहा है? बेसिकली ये क्राउलर को इंफॉर्मेशन जा रही है, विजिटर्स को नहीं जा रही। अब जब क्राउलर को इतना कुछ पता लग जाएगा आपकी वेबसाइट के मतलब, तो जब कोई बंदा कोई क्यूरी करेगा तो आपको रिकमेंड करेगा कि नहीं करेगा? और अगर आपके कंपटीटर ने इतनी सारी बातें नहीं बताई होंगी तो आप पहले नंबर पे आ जाएंगे। इस तरह भी ऐड करके मैं और भी बता सकता हूँ। इसके बाद और नीचे क्या आ रहा है? ऐड कॉन्टैक्ट्स। ये देखिए आप कॉन्टैक्ट्स भी बता सकते हैं। क्या कहता है? कॉन्टैक्ट टाइप क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विसेज में आपने क्या क्या बताना है उसको, यहाँ से सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर उसको अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। चलो जी, एग्जाम्पल मैं करता जा रहा हूँ। अगर आपका ईमेल एड्रेस है, ज़्यादा अच्छी बात हो है कि आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस हो। बिजनेस ईमेल एड्रेस किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं ali@peaksolutions.edu.pk। मतलब अगर आपका ईमेल एड्रेस आपकी बिजनेस डोमेन के ऊपर हो तो ये रिकमेंडेड होता है, इसे हम बिजनेस ईमेल बोलते हैं। यानी अगर मेरा ईमेल एड्रेस हो ali@gmail.com तो ये मेरा बिजनेस ईमेल नहीं है, ये मेरा पर्सनल ईमेल है जो जीमेल पे बना हुआ है। लेकिन अगर आपका ईमेल आपकी वेबसाइट की डोमेन पर बना होगा तो ये ज़्यादा बेहतर है। लैंग्वेज कौन सी है? काफ़ी कुछ आ गया। और कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है, फिर दोबारा क्लिक करें और उस लिस्ट में से चूज़ कर लें।
कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा। मिसाल के तौर पर पहले मैंने क्या दिया उसको, कस्टमर सर्विस, फिर मैंने कौन सा कहा, ये सेल्स डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर भी दे रहा हूँ। अब भाई कितना डाटा मैं दे रहा हूँ, ये सारा वो डाटा है जो पहले हम विजिटर्स को दे रहे थे। अब ये सारा डाटा हम किसको दे रहे हैं, क्राउलर्स को दे रहे हैं। तो जब क्राउलर्स के पास हमारी इतनी इंफॉर्मेशन होगी तो कोई बंदा कोई भी छोटी सी बात पूछेगा तो डाटा हमारा उसके पास मौजूद होगा। राइट साइड पे देखिए क्या हुआ, कितना लंबा कोड हो गया। मैं इस सारे को करता हूं सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हुआ, और फिर मैं क्या करता हूं इसको कॉपी, और फिर मैं क्या करता हूं भाई इधर आता हूं फाइल में, और किस जगह पे पेस्ट करना है इसको, हेड में। ये मैंने किसी और को भी पहले यही सिखाया था, इसलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ लाकर मैं वो सारा कोड पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा, और जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा यानी अपलोड करूंगा, लाइव करूंगा, तो ऑटोमेटिकली स्कीमा भी उसके साथ लाइव हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेबली मैं ज़्यादा टॉप पर आना स्टार्ट हो सकता हूँ, दैट इज स्कीमा। जी समझ में आ गया सबको।